यह समय है उस युग का जब धरती पर एक बेहद बड़ी तबाही आने वाली होती है। फिल्म की शुरुआत जॉन गिटी से होती है, जो समझाता है कि कैसे कॉमेट क्लार्क नाम के एक विशाल एस्टेरॉयड के टुकड़े धरती से टकराए और पूरे प्लैनेट पर अकल्पनीय विनाश फैला दिया। कुछ ही दिनों में दुनिया की लगभग 70% आबादी खत्म हो गई। इम्पैक्ट ने हवा को जहरीला कर दिया, पानी को दूषित कर दिया, इकोसिस्टम को तबाह कर दिया और बेहद खतरनाक क्लाइमेट चेंजेस पैदा कर दिए, जिससे धरती की सतह पर रहना लगभग नामुमकिन हो गया। जैसे जैसे रेडिएशन पूरे प्लैनेट पर फैलने लगा और तूफान और भी घातक होते गए, तब बचे हुए इंसानों को जमीन के नीचे जाने पर मजबूर होना पड़ा। दुनिया भर में फैले हेवीली प्रोटेक्टेड बंकरों के अंदर पनाह लेनी पड़ी। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शेल्टर ग्रीनलैंड में मौजूद है, जहां सर्वाइवर्स की एक छोटी आबादी एपोकैलिप्स के 5 लंबे साल बाद तक किसी तरह जिंदा रह पाई है। इम्पैक्ट के 5 साल बाद हम देखते हैं जॉन गिटी ग्रीनलैंड बंकर के बाहर होता है। वो सावधानी से जमी हुई तटरेखा पर आगे बढ़ रहा होता है, जबकि बेस के साथ लगातार रेडियो कांटेक्ट में रहता है। उसका काम आसपास के इलाके में ऐसी किसी भी चीज को ढूंढना है जो बची हुई आबादी को बनाए रखने में मदद कर सके। अपनी खोज के दौरान जॉन बर्फीले किनारे पर धुल आई कुछ छोड़ी हुई लाइफ बोट्स डिस्कवर करता है। ये सुझाव देता है कि दूसरे लोगों ने बहुत पहले भागने की कोशिश की थी, मगर वो कभी सफल नहीं हो पाए। अपनी खोज जारी रखते हुए वो बर्फ में आधा डूबे हुए एक विशाल डिस्ट्रॉयर शिप के सामने आता है। उत्सुकता और डेस्परेशन से भरकर वो शिप पर चढ़ जाता है, ये देखने के लिए कि क्या कुछ उपयोगी चीजें बची हैं। शिप के अंदर जॉन को कुछ वैल्यूएबल टूल्स और सप्लाईज मिलती हैं, मगर जो कुछ भी वो डिस्कवर करता है वो बेहद परेशान करने वाला है। क्रू बहुत पहले मर चुका होता है और उनके कंकाल के अवशेष पूरे जहाज में बिखरे पड़े होते हैं। खंडहरों के बीच जॉन को फूलों के चित्रों से भरी एक किताब मिलती है। ये एक शांत मगर दिल तोड़ देने वाली याद है उस दुनिया की जो कभी अस्तित्व में थी और खूबसूरती और जिंदगी से भरी हुई थी। वो जो कुछ भी पाया है उसे प्रोसेस कर पाए, इससे पहले बंकर उसे अर्जेंटली वार्न करता है कि एक पावरफुल रेडिएशन स्टॉर्म तेजी से उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो तुरंत वापस नहीं लौटा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। घबराहट में जॉन बंकर की तरफ वापस भागता है और अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेलता है। जैसे ही स्टॉर्म जमीन को निगलना शुरू करता है, वो मुश्किल से अंदर पहुंच जाता है और अपने पीछे बंकर के दरवाजे सील कर देता है। ग्रीनलैंड बंकर के अंदर जिंदगी लगातार दबाव में चल रही होती है। लीडर्स, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस बारे में बहस करते हैं कि वो सीमित सप्लाईज के साथ असल में कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। खाने के राशन को सावधानी से मापा जाता है और कई लोगों को डर है कि बंकर ज्यादा समय तक सभी का सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो कुछ महीने और बर्दाश्त कर लें तो शायद दोबारा सतह पर फसलें उगाना संभव हो जाए, जिससे इंसानियत को दोबारा बनाने का मौका मिल सके। मगर डॉक्टर अमीना पयाम, जो एक प्रमुख साइंटिस्ट हैं, समझाती हैं कि हालांकि रेडिएशन लेवल थोड़ा कम हुआ है, फिर भी इंसान बिना प्रोटेक्शन के लंबे समय तक बाहर जिंदा नहीं रह सकते। अब वो एक थ्योरी पेश करती हैं जो कमरे को बांट देती है। वो समझाती हैं कि शायद जिंदगी दक्षिणी फ्रांस के क्रेटर में वापस लौट रही है, जहां कॉमेट क्लार्क मूल रूप से टकराया था। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाखों साल पहले डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद जिंदगी दोबारा शुरू हुई थी, विनाश के केंद्र से ही। उनके अनुसार इम्पैक्ट से पैदा हुई गर्मी, मिनरल्स और पानी ने ऐसी परिस्थितियां बना दी होंगी जो नई जिंदगी के लिए उपयुक्त हों। जबकि कुछ लोग इस थ्योरी को अपनी आखिरी उम्मीद की तरह पकड़े रहते हैं, दूसरे लोगों को डर है कि ग्लोबल गवर्नमेंट्स के पतन के बाद चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और अस्थिरता की वजह से फ्रांस बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ जॉन अपने थेरेपिस्ट से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि मजबूत और सक्षम दिखने के बावजूद जॉन धीरे धीरे एक टर्मिनल बीमारी से मर रहा है और उसके पास जीने के लिए केवल 7 से 8 हफ्ते बचे हैं। हालांकि वो अपनी किस्मत से वाकिफ है, मगर जॉन इस विनाशकारी सच को अपनी पत्नी एलिसन और अपने छोटे बेटे नाथन से छुपाने का फैसला करता है। वो मानता है कि उम्मीद ही एकमात्र चीज है जो उन्हें जिंदा रखे हुए है। बंकर के अंदर जिंदगी तनावपूर्ण और नाजुक है। भूकंप अक्सर स्ट्रक्चर को हिलाते रहते हैं और सभी को याद दिलाते हैं कि जमीन के नीचे भी वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक दिन बंकर को गुफाओं और छोड़ी हुई खदानों में छिपे सर्वाइवर्स से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। अब एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है कि क्या उन्हें अपनी सीमित सप्लाईज को रिस्क में डालकर उन लोगों को बचाना चाहिए। कुछ लोग तर्क देते हैं कि उन्हें मरने के लिए छोड़ देना क्रूरता है, जबकि दूसरे लोगों को डर है कि बीमारी, रेडिएशन एक्सपोजर और खाने की कमी सभी को बर्बाद कर सकती है अगर वो ज्यादा लोगों को अंदर आने देते हैं। एक मुश्किल चर्चा के बाद फैसले को वोट पर डाला जाता है। बंकर अगले दिन एक रेस्क्यू पेट्रोल भेजने के लिए राजी हो जाता है। उसी वक्त जॉन बंकर के अंदर डैमेज सिस्टम्स को रिपेयर करने पर फोकस करता है, पानी के फ्लो को रिस्टोर करता है और पावर लाइंस को स्टेबलाइज करता है। एक छोटे से पल के लिए जिंदगी लगभग फिर से नॉर्मल महसूस होने लगती है। फैमिलीज इकट्ठा होती हैं, लोग खाना शेयर करते हैं और एक छोटे से सामुदायिक इलाके में धीरे से संगीत
बचता है। वो नाजुक शांति का एहसास तब टूट जाता है जब जॉन को पता चलता है कि नेथन ने चुपके से थोड़े समय के लिए बंकर छोड़ दिया था। इससे जॉन गुस्से से अपने बेटे का सामना करता है, जबकि नेथन भावनात्मक रूप से जमीन के नीचे फंसे होने से जूझ रहा होता है। उसने कभी आसमान नहीं देखा और ना ही सूरज की रोशनी की गर्माहट महसूस की है। रेस्क्यू टीम आखिरकार सर्वाइवर्स के एक ग्रुप के साथ वापस लौटती है, मगर वो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि सीमित जगह की वजह से कई दूसरे लोगों को पीछे छोड़ दिया गया। ये सप्लाईज और सर्वाइवल के बारे में बहस को फिर से जगा देता है। पास के इलाके को इंस्पेक्ट करते हुए जॉन बंकर की दीवारों में खतरनाक दरारें बनती हुई देखता है। कोई रिएक्ट कर पाए इससे पहले एक विशाल भूकंप आता है जो विनाशकारी स्ट्रक्चरल फेलियर को ट्रिगर करता है और बंकर ढहना शुरू हो जाता है। तुरंत घबराहट फैल जाती है, लोग चीखते हैं और सभी दिशाओं में भागने लगते हैं। जॉन बेतहाशा एलिसन को ढूंढता है। इसके बाद वो दोनों पागलों की तरह नेथन को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वो उसे रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं। ये समझते हुए कि बंकर अब सुरक्षित नहीं है और वो कभी वापस नहीं लौट सकते, वो तेजी से जरूरी सप्लाईज इकट्ठा करते हैं, गैस मास्क पहनते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न एग्जिट भीड़ भाड़ वाला और इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है, इससे उन्हें ईस्टर्न टनल से भागना पड़ता है। बंकर के पूरी तरह ढहने से कुछ सेकंड पहले वो मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। उनके पीछे एक विशाल सुनामी ग्रीनलैंड के तट से टकराती है और हर उस इंसान को मिटा देती है जो भागने में नाकाम रहा। जमी हुई तटरेखा पर जॉन और उसकी फैमिली छोड़ी हुई लाइफ बोट्स तक पहुंचती है। वो समुद्र में धक्का लगाते हैं और रास्ते में घायल डॉक्टर पगम को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हर किसी को आखिरी बची हुई बोट में निचोड़ दिया जाता है। जैसे ऊंची लहरें उन्हें पलटने की धमकी देती हैं, वो किसी तरह बच जाते हैं और खुले पानी में बहने लगते हैं। कोई स्पष्ट मंजिल और सीमित सप्लाईज के साथ, खाने और पानी के साथ जो केवल एक हफ्ते तक चलेगा, वो चर्चा करते हैं कि आगे कहां जाना है। उन्हें पता चलता है कि आइसलैंड पहले ही गायब हो चुका है। कॉमेट क्लार्क ने समुद्र की धाराओं को बदल दिया है जो उन्हें दक्षिण की तरफ धकेल रही हैं। यूरोप ही उनका एकमात्र ऑप्शन बचता है। आखिरकार वो इंग्लैंड की तरफ जाने का फैसला करते हैं। समुद्र में कई दिनों तक बहने के बाद वो आखिरकार जमीन तक पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लिवरपूल इंग्लैंड में पहुंच गए हैं, जहां बढ़ते समुद्र के स्तर ने शहर के अधिकांश हिस्से को डुबो दिया है और सड़कों को जल मार्गों में बदल दिया है। शुरुआत में शहर खाली दिखाई देता है, मगर जल्द ही उनका सामना सर्वाइवर्स की बड़ी भीड़ से होता है जो एक गवर्नमेंट बंकर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर मिलिट्री फोर्सेस उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं अगर उनके पास सही आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एलिसन को थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दिया जाता है, मगर जब डॉक्टर पगम वार्निंग्स के बावजूद जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें गोली मार दी जाती है और वो मार दिए जाते हैं। ये अफरा तफरी पैदा करता है। भीड़ में घबराहट फैल जाती है क्योंकि एक और रेडिएशन स्टॉर्म करीब आ रहा होता है। ग्रुप को एक बार फिर भागने पर मजबूर होना पड़ता है। कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात समिल नाम के एक आदमी से होती है, जिसे ओबी के नाम से भी जाना जाता है। वो मूल रूप से नाइजीरिया से आया था और कई सालों से इंग्लैंड में रह रहा है। वो जॉन की घड़ी के बदले में उन्हें लंदन तक पहुंचने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। जर्नी के दौरान नेथन डॉक्टर प्याम की थ्योरी से तेजी से आकर्षित होता जाता है कि क्रेटर नई जिंदगी का जन्म स्थान है। उनकी जर्नी तब हिंसक रूप से बाधित हो जाती है जब आसमान से मीटियर शावर बरसता है। समुल अपनी कार को बचाने की कोशिश के बाद मारा जाता है। इससे ग्रुप को जो सप्लाईज मिल सकती हैं, उन्हें लेकर पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ता है। थके हुए और भावनात्मक रूप से टूटे हुए वो आखिरकार लंदन पहुंचते हैं, जहां एलिसन अपनी बहन मैकेंजी से दोबारा मिलती है, जो एक हॉस्पिटल के सील किए हुए सेक्शन के अंदर मरीजों को शेल्टर दे रही होती है। जनरेटर्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके रेडिएशन को बाहर रखा जाता है। हॉस्पिटल के अंदर वो एक दुर्लभ शांति का पल अनुभव करते हैं। वो खाना शेयर करते हैं, बात करते हैं और थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंत के बारे में भूल जाते हैं। मगर उस रात जॉन की हालत बिगड़ जाती है। वो आखिरकार एलिसन को अपनी बीमारी के बारे में सच बताता है और स्वीकार करता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। जॉन समझाता है कि वो जमीन के नीचे छुपकर मरना नहीं चाहता। वो चाहता है कि नेथन एक ऐसी जगह का अनुभव करे जहां अभी भी जिंदगी मौजूद है, भले ही थोड़े समय के लिए। साथ मिलकर वो फ्रांस जाने और क्रेटर को खोजने का फैसला करते हैं। मैकेंजी उन्हें फ्यूल और दिशा निर्देश देती है और चेतावनी देती है कि वो किसी के लिए ना रुकें, मगर रास्ते में उन पर हथियारबंद लुटेरों द्वारा हमला किया जाता है। हालांकि जॉन उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है, मगर अटैक के दौरान उनके साथियों में से एक मर जाता है। वो मृतकों को दफनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार तट तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि समुद्र सूख चुका है और एक विशाल रेगिस्तान में बदल गया है। फ्रांस में क्रॉस करने के लिए उन्हें एक डरावने संकरे पुल से गुजरना होता है, जो एक विशाल खाई के ऊपर लटका हुआ है। मुश्किल से बचते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर उनके पीछे ढह जाता है। बाद में उनकी मुलाकात डेनिस नाम के एक आदमी से होती है, जो सोलर पावर और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर
करके अपनी फैमिली की रक्षा करते हुए रहता है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी शामिल है जो रेडिएशन एक्सपोजर से पैरालाइज हो चुकी है और उसकी बेटी सारा। डेनी समझाता है कि फ्रांस पूर्वी और पश्चिमी गुटों में बटा हुआ है जो क्रेटर पर कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, जिसे अब प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से जाना जाता है। ये मानते हुए कि उसकी बेटी का वहाँ भविष्य होगा, वो जॉन से सारा को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। ये जानते हुए भी कि जर्नी कितनी खतरनाक होगी, जॉन इस रिक्वेस्ट को मान लेता है। उनकी जर्नी एक्टिव वॉर जोन से होकर जारी रहती है जहाँ सैनिक उनकी एस्कॉर्ट करते हैं। वो समझाते हैं कि जिस कमांडर से उन्हें मिलना था वो मार दिया गया है। हालांकि एक दूसरा ऑफिसर आखिरकार उन्हें क्रेटर तक पहुंचने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। एक गार्डेड बस में ट्रैवल करते हुए उन पर एक बार फिर हमला किया जाता है। जॉन वापस लड़ता है मगर उसके पेट में गोली लग जाती है। इससे एलिसन को कंट्रोल लेना पड़ता है और वो जितनी तेजी से संभव हो अपनी मंजिल की तरफ ड्राइव करती है। आखिरकार सड़क खत्म हो जाती है और उन्हें पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ता है। जो कुछ भी उन्होंने सहन किया है उसके बाद वो आखिरकार क्रेटर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें साफ पानी, हरे पौधों और नई जिंदगी के स्पष्ट संकेतों से भरी उपजाऊ जमीन मिलती है। डॉक्टर प्याम की थ्योरी सच साबित हो जाती है और इंसानियत को आखिरकार जिंदा रहने का मौका मिल जाता है। ये जानते हुए कि उसकी फैमिली सुरक्षित है और उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, जॉन शांति से नई दुनिया के किनारे पर मर जाता है, अपने दिलों में दुख के साथ मगर अपने कदमों को निर्देशित करती हुई उम्मीद के साथ। एलिसन, नेथन और सारा क्रेटर में आगे चलती हैं। ये अंत के बाद की जिंदगी की असली शुरुआत को चिन्हित करता है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।